हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया था। तीसरा है जो कि आने वाले बीपीएससी ए एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन को। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, इस सब्जेक्ट तक। इस पार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इन सब्जेक्ट्स। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्द आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा और प्रैक्टिस सेट ऐड करने वाला हूँ। आप लोग बस जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एन एडियाबेटिक बाउंड्री इज वन विच कि एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली बाउंड्री क्या होता है कि हीट को और मास को क्या या फिर वर्क को ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेस पे बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है कि एडियाबेटिक है या डाइथर्मिक या डाइथर्मल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एक ऐसा बाउंड्री जो हीट एक्सचेंज को अलाउ करता हो उसको कहते हैं डाइथर्मल या फिर डाइथर्मिक। ठीक है, एडियाबेटिक किसको कहते हैं कि जो अलाउ नहीं करता है हीट ट्रांसफर को, जो हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है उसको कहते हैं एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक का एंटोनिम्स क्या हो गया, डाइथर्मल या डाइथर्मिक। उसके बाद सिस्टम्स और भी देख लीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि ना तो मैटर को एक्सचेंज करता है ना ही हीट या वर्क को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो उसके लिए क्या होता है, मास और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है टाइम के साथ। एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है हीट रिलीज होता है, जैसे कि सीमेंट की रिएक्शन हाइड्रेशन, वो होता है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर इवॉल्व हो। और एंडोथर्मिक जिसमें सराउंडिंग से टेम्परेचर या हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइसोलेटेड, एडियाबेटिक और डाइथर्मिक या डाइथर्मल, ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स के बारे में। अब एक बार देख लीजिए, बहुत बेसिक है बट क्वेश्चंस आपसे अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन को। एंड एडियाबेटिक बाउंड्री किसको कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता हो हीट ट्रांसफर को, हमने भी देखा कि जो प्रिवेंट करता है, और डाइथर्मिक जो अलाउ करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस द प्रेशर इन अ सिस्टम। तो कह रहे हैं कि क्वासी इक्विलिब्रियम सिस्टम या प्रोसेस में प्रेशर के साथ क्या रिलेशन रहता है, को रिलेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, कि एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है, या इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इसके साथ क्या होता है, देखिए क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस किसको कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जैसे कि पिस्टन, हम ले लेते हैं पिस्टन, इसके अंदर गैस या एयर भरा होता है। जब ये पिस्टन मूव करता है, जब ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, तो इसका डेफिनेशन यही है कि प्रोसेस ड्यूरिंग विच द सिस्टम ओनली डेविएट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम बाय अ इनफाइनेटेसिमल अमाउंट। तो ये क्या कहता है क्वासी थर्मल प्रोसेस की, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इक्विलिब्रियम से सिर्फ इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ही वेरी कर रहा हो। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम से सिर्फ डेविएशन बहुत ही नॉमिनल हो, बहुत ही माइनर हो, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम तो है बट पार्शियल, क्वासी मीन्स हाफ। तो ये इस तरह की इक्विलिब्रियम कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम। तो क्वासी इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि ये पिस्टन इतना स्लोली वेरी करता है कि इसमें जो प्रॉपर्टी में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही माइनर होता है, उसको कंसीडर बेसिकली नहीं करता है। दिस इज व्हाट क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इज एवरीवेयर कांस्टेंट एट एन इंस्टेंट, क्योंकि जो वेरिएशन होता है हम यूनिफॉर्म मानते हैं। इसकी बेसिक जो फिलोसफी या प्रिंसिपल कह लीजिए, इसमें वेरिएशन जो है वो इतना यूनिफॉर्म होता है कि प्रेशर में वेरिएशन हम यूनिफॉर्म मानते हैं, और इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट मिलता है क्वासी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम ही है। जब कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो हो कि उसकी चेंज रिफ्लेक्ट होने में दूसरी जगह पे बहुत टाइम लगे, दैट इज व्हाट क्वासी इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस केप्ट इन अ वॉल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। कह रहे कि आइस को हमने रख दिया है इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क में। तो ये सिंपल सी बात है, आइसोलेटेड सिस्टम में हमने अभी डिस्कस किया था सिस्टम्स के बारे में। क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, वो हम सब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहला आता है ओपन। ओपन में क्या होता है, ऊपर से वाले प्रेशर कुकर है आपके पास, उसमें कुछ भी रखा हुआ है हमने और ऊपर का ढक्कन खोल दिया। इसमें क्या होगा, एनर्जी और मैटर दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इवेपरेट होकर वाटर भी इन्वायरमेंट में जा सकता है और एनर्जी के साथ साथ मैटर भी, तो दोनों ही चीज ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही एक्सचेंज होगी, ओनली एनर्जी ही
सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी, मैटर को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटरी सिस्टम में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ये कंप्लीटली आइसोलेट होता है, ठीक है। कैन नॉट एक्सचेंज ईदर मैटर और एनर्जी। तो ये तीन सिस्टम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में होते हैं। ओपन सिस्टम में दोनों कुछ ट्रांसफर होता है, क्लोज्ड में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं। तो यही क्वेश्चन था कि आइस को अगर रखा गया है वॉल के बीच में जो कि इंसुलेटेड है थर्मोफ्लास्क से, तो किसका एग्जाम्पल होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। हमने अभी डिस्कस किया ओपन किसको बोलेंगे, जिसमें हम ट्रांसफर कर सकें, या फिर ओपन में दोनों ही चीज ट्रांसफर होती है, एनर्जी और मैटर भी। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करता है और मैटर को भी ट्रांसफॉर्म करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड अगेन वही, मास ट्रांसफर एंट्रोपी चेंजेस टू जीरो। दूसरा है एंट्रोपी चेंजेस एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म आर जीरो। तीसरा है एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। तो हम थर्मोडायनामिक सिस्टम में किस चीज को कंसिडर करते हैं, एनर्जी को और मास को। तो एनर्जी और मास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, जीरो। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंट्रोल वॉल्यूम किसको बोलते हैं। देखिए कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। एक जो मास पे बेस्ड है उसको मास सिस्टम बोलते हैं, जो वॉल्यूम पे बेस्ड है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम इज ए फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल रीजन इन अ स्पेस थ्रू विच मैटर फ्लोज। एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिससे एक फिक्स, जैसे कि हम एक क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब से इसकी बाउंड्री से जो मैटर फ्लो होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो हम इसकी डायमेंशन को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेस में, तो और इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं, कंट्रोल सरफेस। सो दीज आर कॉल्ड कंट्रोल सरफेसेस, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल सरफेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने पे हम इसको हम एनालाइज करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम को, कि यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, हर एक फेज से। दिस इज व्हाट कंट्रोल वॉल्यूम इज। नेक्स्ट है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रेफर्स टू। थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको रेफर करता है, एनी डिफाइंड रीजन इन स्पेस, स्पेसिफाइड मास इन फ्लूइड फ्लो, स्पेसिफाइड रीजन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, या अ प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो देखिए ये क्या है, a certain quantity of matter or a region in a space upon which attention is focused in analysis of problem is called a system। सिस्टम किसको बोलते हैं, कि कोई भी सिस्टम एक ऐसा जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, बाकी सबको इग्नोर करके, वो कहलाता है सिस्टम। अ प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। कह रहे कि कौन सा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग सब्सटेंस है अपने ओरिजिनल स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं, या साइकिल कहते हैं। तो हम ये सभी जानते हैं कि साइकिल के अंतर्गत होता है। थर्मोडायनामिक साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेज, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, उसी तरह से थर्मोडायनामिक साइकिल भी होता है, कि अपने स्टेज में दोबारा से रिवर्ट बैक होकर आएगा और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी और ये साइकिल चलता रहता है। दिस इज व्हाट थर्मोडायनामिक साइकिल इज। नेक्स्ट है, अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। कह रहा है कि सिस्टम और इसका इन्वायरमेंट दोनों को मिला के क्या बनता है, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, एडियाबेटिक सिस्टम बनता है, आइसोलेटेड सिस्टम, सेग्रीगेटेड सिस्टम, या फिर होमोजीनियस सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग। हमने डिस्कस किया था कि आइसोलेटेड में कोई भी ना हीट ट्रांसफर होगा ना मास ट्रांसफर होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इन दोनों मिलकर क्या बनता है, इन दोनों को मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बनता है। एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में हमने देखा था, एडियाबेटिक में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होता है। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इसमें चेंज ऑफ मास और चेंज ऑफ वर्क डन ये जीरो होता है, और इसी आधार पे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी हम चाहे जो भी रखेंगे मास की, वो एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली है। सो एनर्जी और इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसके लिए एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको इस तरह से हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे कि थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले कि करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक हम किसको बोलते हैं कि जो चीज़ आइडेंटिफिएबल हो और ऑब्जर्वेबल हो, उन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि मास, मास को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये सब क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर की। अब इसको दो भागों में डिफाइन कर दिया गया है, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, जो कि एक्सटेंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता हो, एक्सटेंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता हो, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड हो सिस्टम पे, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की जो कि बाहर के वातावरण पे डिपेंडेंट है। जैसे कि वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि जो डिपेंड नहीं करता हो बाहर पे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, तो ये बाहर के एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, कि उसका एक्सटेंट क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, चाहे वो कितना भी उसका एक्सटेंट हो, एरिया जितना भी हो, वॉल्यूम जितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर सेम रहने वाला है, प्रेशर सेम रहने वाला है और डेंसिटी सेम रहने वाली है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ये, लेकिन अगर एरिया, वॉल्यूम ये सब बढ़ रहा है तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, मास बढ़ेगी घटेगी, तो ये सब क्या हो गया, चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो स्पेसिफिक होते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक एनर्जी हो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो, स्पेसिफिक इंट्रोपी हो, जब भी स्पेसिफिक लग जाए तो ये सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब क्या पूछा इसमें कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक। तो एक्सटेंसिव कौन कौन सी है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, इंथैल्पी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वॉल्यूम, करेक्ट आंसर है वॉल्यूम। प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव है, और एक्सटेंसिव में क्या है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सब, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज। कोई कैसा, कौन सा कंपोनेंट होता है सर्किट के बीच में जो कि अपोज करता है जो चेंज हो रहा है वोल्टेज में, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कौन सा कंपोनेंट टैकल करता है, तो ये है कैपेसिटेंस। जनरली ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तीनों का हम लोग देख लेते हैं फंक्शन। कैपेसिटेंस क्या करता है, या फिर कैपेसिटर जिसे कहते हैं, कि जो भी फ्लक्चुएशन आता है, जब ज़्यादा आएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, कम आएगा तो उसको सप्लाई करेगा, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैपेसिटर, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, फराड में। कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं फराड में, तो यूनिट भी पूछते हैं क्वेश्चन में, तो फराड इसकी यूनिट होती है। इंडक्टेंस क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, जो कि मान लो किसी भी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके में कितना, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके में करंट में जितना चेंज हो रहा है या फिर कितना चेंज होने की इंड्यूस हो रहा है, उसको वो ये मेजर करके बताता है कि चेंज कितना इंड्यूस हो रहा है, उसको ये मेजर करेगा और बताएगा कि कॉइल कितना रेसिस्ट कर रहा है करंट को। इसका यूनिट होता है हेनरी। सिमिलरली रेजिस्टेंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो कितना है इलेक्ट्रिक करंट को, कोई भी रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है फ्लो करने में एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कैपेसिटेंस, बी। नेक्स्ट है अ कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक कैसा रिलेशन बनेगा आई और बी में, डिग्री दोनों की 1 है, ये बनेगा लीनियर, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नोट किया गया रो से, कि सिर्फ और सिर्फ आप याद कर लीजिए इसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है तो इसके लिए सिर्फ दो आएंगे, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पूछा है कि रेजिस्टेंस किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें लेंथ, एरिया, टेम्परेचर तीनों आता है, ठीक है। तो उसमें लेंथ भी आएगा, एरिया भी आएगा और टेम्परेचर भी आएगा, ठीक है। तो अभी से स्पेसिफिक डायमेंशन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन तो नहीं आने वाला है क्योंकि टेम्परेचर और कंपोजिशन है, रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा
कंपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए आप आगे भी सीख रहे हो कि किस तरह से हमें टैकल करना है। अगर मान लो आपसे पूछता है कि रेजिस्टेंस का बताओ वेरिएबल क्या है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो आप लेंथ, एरिया, टेम्परेचर के ऑप्शन को टिक कर सकते हो। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है कि किसी भी नेटवर्क में अगर बहुत सारे इनपुट्स हैं और आउटपुट हैं तो समेशन ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट एट अ जॉइंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जितना आ रहा है, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होगा, ये है सुपरपोजिशन। तो ये कह रहे हैं किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, रेसिप्रोकैलिटी या लिनियरिटी या नॉन लिनियरिटी। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इफ मोर देन वन सोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली इन इलास्टिक सर्किट then the current through any of the branches of the circuit is summation of the currents which will flow through the branch of each source keeping all the source dead। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकमिंग और आउटगोइंग के जब आप सम करोगे तो इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, लीनियर में। ये लीनियर में ही वर्क करता है, हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है, जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स होता है किसी एक जंक्शन पे, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अभी हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया हमने तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस कितने का बन जाएगा। पर जब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डायमीटर घट रहा है और लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, टोटल वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो उतना ही है। इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। यहाँ पे L1 की जगह हम L जो ओरिजिनल लेंथ है वो पुट करेंगे और L2 की जगह इंक्रीज लेंथ 10 टाइम्स हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से L1 L2 में L2 और L1 में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड कर लिया तो हमें L2 और L में रिलेशन मिल गया, L2 इज इक्वल टू 11/10 ऑफ L, और L2 अपॉन L1 का यहाँ से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्ट करके दोनों का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। L1 हमारा L है और L2 11L/10 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/11 आ गया, तो इन दोनों का रेशियो आ गया। हम आएंगे इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे इसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो L1/L2 A2/A1, ये 10:11 हमने अभी फाइंड किया। तो यहाँ से मैं, और R1 हमें पहले से गिवन है कि 10 ओम है, R2 हमें फाइंड करना है। R का फॉर्मूला हम जानते हैं कि रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम इंसर्ट कर देंगे R1/R2 और इसमें हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, L1 L हो जाएगा और L2 हो जाएगा, L1 L2, और रो दोनों में डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होता, डेंसिटी कांस्टेंट होकर कट गया, एरिया चेंज हो रहा है और लेंथ चेंज हो रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, R1 नोन है, R2 अननोन है, तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा 12.1 ओम। इस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको कंसेप्ट खाली पता है और फार्मूला पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पता होना चाहिए आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे होता है, लेंथ और एरिया के साथ किस तरह से रिलेटेड है डेंसिटी के साथ। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया, यहाँ से आप याद रखिए, बाकी तो आप कैलकुलेशन वर्क आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 watt 220 volt lamp to that of 100 watt and 110 voltage lamp will be equal to। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। अगर दो लैंप है, दोनों का पावर सेम है, 100 वाट ही है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो रहा है, 220 वाट का है वोल्ट है और एक में 110 वोल्ट है, 110। तो दोनों में रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है, V2 पता है। अब आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन पावर, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ से हमें मिला पहले का रेजिस्टेंस, इस वाले में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 484 ओम। दूसरे वाले में हमने सॉल्व किया तो ये मिला हमें 121 ओम, और इन दोनों का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को हम रेशियो कर देंगे। तो पहले वाले में इतना ओम, दूसरे वाले में इतना रेजिस्टेंस, तो रेशियो हो जाएगा 4। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो हमने अभी देखा था कैपेसिटर का रेशियो था फैराड, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार केस में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, द नेट कैपेसिटेंसीज। अब चारों के इफेक्ट पूछ रहा है कि चारों मिला के कितना इफेक्ट होगा। तो इसमें आपको दोनों के लिए याद रखना है, पैरेलल में हो तब भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सीरीज में हो तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पैरेलल में हो तो सिंपली सबको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 40,
पैरेलल में। लेकिन अगर यही सीरीज में होता तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ता, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से हमें सभी को ऐड करते चला जाना है। तो सीरीज में आपको याद रखना है रेसिप्रोकल लेना है और पैरेलल में आपको कॉम्बिनेटिवली ऐड कर देना है। सो सिंपल। नेक्स्ट है परमिशन इज एनालॉगस टू। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है नोमेनक्लेचर के आधार पे, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है एमएमएफ होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स के नाम से है और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको करंट बोलते हैं। परमीनेसेंस को हम क्या बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। रिलक्टेंस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर याद रखें दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए भी। तो कंडक्टेंस हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 2000 ओम 2 वॉट रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग भी पूछ रहा है और कंबाइंड रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो देखिए दो है तो 2000 ओम का और 2 वाट का इसकी रेटिंग है, और दूसरा दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। तो कंबाइंड में कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2, पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1000 ओम। अब P1 हमें पता है कि पावर दोनों में क्या है 2 ओम ही है, सेम है। तो और ये किसके बराबर होता है I1 स्क्वायर के, I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हम आई स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि P1 हमें पता है, तो आई स्क्वायर हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। अब वोल्टेज जो है वो तो अप्लाई किया हमने सेम ही है, दोनों के थ्रू सेम वोल्टेज जा रहा है। तो वोल्टेज से हम क्या करेंगे यहाँ से I1 का दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000, जो यहाँ पे आया था आर इक्विवेलेंट का अंडर रूट इंटू एरिया। यहाँ ये किसके बराबर होगा जो हमने यहाँ पे I2 या फिर हमें फाइंड करना है I2, ये I2 के बराबर। तो यहाँ से हमें, और हम जानते हैं कि टोटल करंट कितना होगा I1 प्लस I2, दोनों में समीशन, तो करंट ही तो डिवाइड हो रहा है। तो I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई वही अंडर रूट आर इक्विवेलेंट इंटू एरिया। जब आप इससे फाइंड करोगे तो फाइनली पी का फॉर्मूला आप इसको इक्वेट कर सकते हो, जो यहाँ पे इक्वेट किया था हमने। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था। तो 4/1000 इंटू आर इक्विवेलेंट 1000 है इज इक्वल टू 4 वॉट। तो आंसर हो जाएगा 1000 और 4 वॉट का आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया बी 1004 वॉट। तो आर इक्विवेलेंट हो गया, ये आर इक्विवेलेंट हो गया और ये पी की वैल्यू हो गया। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव 3 रेजिस्टेंस, ईच की वैल्यू कितने 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टर है। इफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट, एक सर्किट में लगाना है तीनों का, तो इसके लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कितने पॉसिबल हो सकते हैं। टोटल कितने हैं 8 वेज है। ठीक है कैसे कैसे देखिए, 3 रेजिस्टेंस को हम या तो हम ऑल को सबको सीरीज में लगा लेंगे या फिर सबको पैरेलल लगा लेंगे। तो ये तो सबसे बेसिक है, ये तो दो आपको सबको पता है कि सभी को या तो पैरेलल में या फिर सीरीज में। और यहाँ पे देखिए एक सीरीज में है दो पैरेलल में है, इस तरह के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक सीरीज में दो पैरेलल में, दो पैरेलल में, दो सीरीज में एक पैरेलल में, इस तरह के भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है इसमें 2 सीरीज में हो गए, एक पैरेलल में हो गए, इस तरह के भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि 3 है हमारे पास रेसिस्टर। तो 3 इसमें 6 7 और 8, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन हैज नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोरीनेशन क्या होता है, वाटर को जब हम प्योरीफाई करने के लिए भेजते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए, बेसिकली प्योरीफाई नहीं डिसइंफेक्ट, जो बैक्टीरिया है या वायरस है या प्रोटोजोआ है उसको किल करने के लिए, तो उसके लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्लोरीन कैसे एक्ट करता है मैंने इसके लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया है, तो अभी ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। क्लोरीन हमने ऐड किया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पीएच की वैल्यू जब ग्रेटर देन 5 हो तब, और ये क्या फॉर्म करता है HOCl, जिसको बोलता है हाइपोक्लोरस एसिड, और प्लस HCl। ठीक है हाइपोक्लोराइड, तो ये दो बनाता है, ये दोनों ब्रेक हो गए। अब इसके बाद जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो अगेन अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तो दोबारा रिएक्ट करता है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए दोबारा रिएक्ट करता है, स्टेबल होता तो रिएक्ट नहीं करता। चूंकि ये अनस्टेबल होता है इसलिए अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा अगेन ब्रेक हो जाएगा,
किसमें? हाइड्रोजन आयन में और OCl आयन में टूटना शुरू हो जाएगा आयोनिक फॉर्म में। और अगर फिर pH की वैल्यू लेस देन 7 हुई तो फिर से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर से HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन OCl माइनस और HOCl में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ये 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है देन OCl आयन। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि इफेक्टिवनेस बना रहे किसका? क्लोरीन का डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब देखिए पूरा प्रोसेस कैसा होता है। क्लोरीन्स विल इमीडिएटली रिएक्ट विद अमोनिया। जब हम क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो ये जो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर अमोनिया होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? क्लोरामाइंस बनाता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरामाइंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पहला इक्वेशन है NH3 प्लस HOCl। अब ये HOCl क्या करेगा? अब अमोनिया के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा। पहले तो ये वाटर के साथ क्लोरीन ब्रेक हो गया अपने कंपाउंड्स में। अब ये कंपाउंड्स क्या करेगा? किल करना शुरू करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो अमोनिया मिल रहा है उससे, और इस तरह से वो किल करता है। सबसे पहले क्या करता है? NH3 अमोनिया से रिएक्ट करता है HOCl और ये क्या बनाता है? मोनोक्लोरामाइन। ये है मोनोक्लोरामाइन अगर pH की वैल्यू 7.5 से ज़्यादा है तो, और वाटर। ठीक है, डिकम्पोज कर दिया। अगेन क्या करता है? ये मोनोक्लोरामाइन HOCl के साथ मिलता है pH की रेंज 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में और ये बनाता है डाइक्लोरामाइन और फिर से वाटर एग्जिट करता है। और लास्टली क्या करता है? ये डाइक्लोरामाइन अगेन रिएक्ट करता है HOCl के साथ। pH की वैल्यू अगर और कम कर दी जाए 4.4 से तो ये क्या बनाता है? ट्राइक्लोरामाइन। तो ये ट्राइक्लोरामाइन होता है और ये अगेन वाटर इसके साथ निकलता है जो pH वैल्यू हमेशा 4.5 से नीचे वर्क करता है। अब देखिए इन सभी क्लोरामाइंस को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ये कंबाइंड फॉर्म में क्या करता है? ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन्स है। ये सभी क्लोरीन के ही कंबाइंड फॉर्म्स है। इट इज लेस इफेक्टिव देन फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन जो होता है, फ्री क्लोरीन Cl2, उससे 25 टाइम लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि ये क्लोरामाइंस क्या होते हैं? ये कम इफेक्टिव होते हैं। बट दे आर स्टेबल एंड रिमेन्स इन वाटर फॉर ग्रेटर ड्यूरेशन। लेकिन इनकी खासियत क्या है? ये बहुत समय तक रह सकते हैं वाटर में मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए भी ये सेफ करता है। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सबसे कम होता है या फिर नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है? तो ये नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी किस में होती है? ये होती है मोनोक्लोरामाइन में। मोनोक्लोरामाइन जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि या तो डाइक्लोरामाइन में रहे। डाइक्लोरामाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है NaCl2, डाइक्लोरामाइन। ठीक है, तो ये डाइक्लोरामाइन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मोनोक्लोरामाइन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट है टू डिसइंफेक्ट अ स्विमिंग पूल वाटर वी यूज। हमने देखा कि डिसइंफेक्शन वाटर जो वाटर सप्लाई पीने के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोरिनेशन। बट स्विमिंग पूल के लिए हम क्या करते हैं? ब्रोमाइन का यूज करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसको हम पीने के लिए नहीं यूज कर सकते, तो हम स्विमिंग पूल के लिए ब्रोमाइन यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में, बहुत बार आ चुका है। ग्राउंड वाटर फ्रॉम एन आर्टिशियन वेल। आर्टिशियन वेल किसको कहते हैं? कन्फाइंड एक्वीफर को। कन्फाइंड मीन्स ऊपर भी इम्परवियस लेयर है, नीचे भी इम्परवियस लेयर है, बीच में वाटर ट्रैप्ड है। तो उसके बीच में जो ट्रैप्ड है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है, मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसके अंदर हम वेल इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप बाहर आता है। इसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। कंटेन्स नो सस्पेंडेड मैटर या फिर कंटेन्स सस्पेंडेड मैटर, कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट, जनरली रिक्वायर लेस ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे से आता है इसके अंदर सस्पेंडेड नहीं होता है। सस्पेंडेड कहाँ पे होता है? जो सरफेस वाटर होता है वहाँ से। कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स, डेफिनेटली जो ग्राउंड वाटर है उसमें सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीज, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। जनरली रिक्वायर्स लेस ट्रीटमेंट क्योंकि इसमें सिर्फ जो मेटल कंटेंट है उनको ही अलग करना है, इसको डिसइंफेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिल्टर जो है सैंड है, ग्रेवल है अर्थ के अंदर, वो फिल्टर की तरह वर्क करता है और इससे बैक्टीरिया कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डीफ्लोरिडेशन। तो ज़्यादा फ्लोराइड, देखिए फ्लोराइड की कंटेंट हमें चाहिए भी कितना? 0.5 से लेके और 1.5 ppm तक हमें फ्लोराइड चाहिए। किसके लिए? टिथ ग्रोथ के लिए, टिथ की ग्रोथ करने के लिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में हो तो क्या होगा? डिके ऑफ द टिथ। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो दांत को डिके करने लगेगा। तो हम डी क्लोराइड, अगर ज़्यादा क्लोरीन का ज़्यादा फ्लोराइड का अमाउंट है तो कैसे उसको हम कम करते हैं? तो इसके कई सारे मेथड हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रशांति टेक्नोलॉजी।
प्रशांति टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आता है एक्टिवेटेड कार्बन भी, इसी के अंदर आता है एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना या फिर एक्टिवेटेड कार्बन। दूसरा है नलगोंडा टेक्निक, तीसरा है आयन एक्सचेंज और रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सभी किसके टेक्निक है? डिफ्लोरिडेशन के, फ्लोराइड कंटेंट को कम करने के लिए। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन भी हो सकता है और एक्टिवेटेड एल्यूमिना है तो भी ऑप्शन सही है, जिसे हम ऑलम कहते हैं, ऑलम। ठीक है, क्लोरामाइन, यूवी रेज, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? डिसइंफेक्ट करने के टेक्निक्स है। तो एक्टिवेटेड कार्बन इज द राइट आंसर। एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता तो आंसर होता। द इमॉफ कोन यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमॉफ कोन किस लिए यूज होता है? सेटलिएबल सॉलिड को फाइंड करने के लिए। ये इस तरह का होता है, 1 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है और डायरेक्टली जितना भी सेटलिएबल सॉलिड यहाँ से है वो हमें वैल्यू के टर्म में देता है। इसकी डिटेंशन टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डिटेंशन टाइम होती है 2 आवर्स के बराबर। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, mg पर लीटर इसकी मेजरमेंट है सस्पेंडेड सॉलिड की। और ये है जो टिपिकल क्वांटिटी है सॉलिड प्रेजेंट इन डोमेस्टिक सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज में जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली वो कितने होते हैं और फिर उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सेटलेबल सॉलिड की अमाउंट होती है 2.5 है तो वीक कहलाता है, 5 है तो मीडियम कहलाता है और 7 है तो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी क्वांटिटी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि जो सॉलिड प्रेजेंट होता है डोमेस्टिक सीवेज में उसकी कितनी क्वांटिटी किस में है तो उसको किस कैटेगरी में कॉल करते हैं। ठीक है, तो सेटलेबल सॉलिड इमॉफ कोन टैंक, कभी नहीं बोलना है आपको। इमॉफ टैंक जो है, इमॉफ कोन, सॉरी टैंक नहीं कोन, सेटलेबल सॉलिड के लिए होता है। इसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर, डिटेंशन टाइम होती है 2 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सीओडी टेस्ट ओवर बीओडी टेस्ट। सीओडी क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहता है कि किसी भी सीवेज के अंदर या वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कितनी केमिकल की ज़रूरत है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल हो या फिर इन बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी डिमांड चाहिए। तो दिस इज व्हाट सीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल, सिर्फ वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डिकम्पोज हो सकते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन से, उसको बोलते हैं बीओडी। तो एक्चुअल में बीओडी सही मात्रा बताता है कि कितना बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है जो ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर है, जो कि केमिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को हम प्रोवाइड करें कि एरोबिक रिएक्शन होकर डिकम्पोज हो जाए। बट सीओडी में हम टोटल फाइंड करते हैं, सीओडी हमेशा बीओडी से ज़्यादा होता है। सीओडी टेस्ट बहुत ही रैपिड होता है, बीओडी टेस्ट 5 डे का होता है। मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। बीओडी टेस्ट रिक्वायर्स वेरी लॉन्ग टाइम, 5 डेज, सीओडी 2.5 आवर्स। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये यूज़ किया जाता है सीओडी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ सीओडी। इट ऑक्सीडाइज ऑल मैटर इंक्लूडिंग टॉक्सिन, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजीन, इट इज रिलेटिवली क्विक प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल मैटर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें क्या है, आपको एडवांटेज देखना है सीओडी का। क्या पूछा क्या क्वेश्चन में कि एडवांटेज क्या है, तो ये आंसर आएगा इट इज रिलेटिवली क्विक प्रोसेस। मेजर एडवांटेज क्या है? रिलेटिवली क्विक, ये 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और बीओडी में 5 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली अडॉप्टेड डिटेंशन पीरियड फॉर सेप्टिक टैंक, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये कितना होता है? 24 to 48 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेक करते हैं और इसमें हेड लॉस को इक्विलिब्रियम करते हैं। तो इसके लिए पूछा है कि क्या है? इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल्स, बिल्कुल सही। टेक्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, इकोनॉमी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमें ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, इसलिए हम बार बार इक्विलिब्रियम करते रहते हैं हेड लॉस को, इसलिए ये काफ़ी समय लेता है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वॉल्व्स हैं। रिफ्लक्स वॉल्व क्या होता है? जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ एक डायरेक्शन को अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन को अलाउ नहीं करता। मान लो ये ट्यूबवेल है और यहाँ पे रिफ्लक्स वाल्व लगाते हैं तो क्या होगा? ये पानी को ऊपर तो आने देगा बट नीचे जाने नहीं देगा, ये होता है रिफ्लक्स वाल्व। स्लूइस वाल्व क्या होता है? इसको बोलते हैं कंट्रोल वाल्व, डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए। एयर रिलीफ वाल्व क्या होता है? जो एक्स्ट्रा जहाँ पे एयर, स्पेशली समिट पे जहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे एयर रिलीफ वाल्व ऐसे प्रोवाइड किया जाता है, तो एक्स्ट्रा एयर प्रेशर को ये रिमूव कर देता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है? जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पे प्रेशर को रिलीज करता है। तो रिफ्लेक्स वाल्व हो जाएगा इसका सही आंसर।
लास्ट क्वेश्चन, सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर, सीवरेज सिस्टम कितने साल के लिए होता है? 25 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 15 ईयर्स के लिए। स्टोरेज रिजर्वायर या डैम 30 ईयर्स या 50 ईयर्स के लिए होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है या फिर कन्वेंस सिस्टम, ये 30 ईयर्स के लिए होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं डिजाइन लाइफ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द